नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भाग 19। दरअसल इस क्लास में हम लोग दो भाग को कवर कर लेंगे क्योंकि छोटे छोटे टॉपिक हैं, तो भाग 19 और भाग 20 दोनों हम लोग कवर कर लेंगे इसमें। देखिए भाग 18 को कंप्लीट कर लिया है, दो क्लासेस में इसको कवर किया गया था आपात उपबंध को। तो जिन लोगों ने वो क्लास नहीं देखी है तो वो क्लास भी देख ले। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पॉलिटी की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग उस पर क्लिक करेंगे सीधे पॉलिटी के प्लेलिस्ट पे पहुंच जाएंगे। तो सारे वीडियो आप देख सकते हैं और अपने हिसाब से नोट्स बना सकते हैं। मैंने कुछ भी छोड़ा नहीं है, एक एक पॉइंट मैंने आपको डिस्कस किया है, मैंने एक एक पॉइंट आपसे डिस्कस किया है। तो भाई आइए हेडिंग डाल लेते हैं। पहले भाग पढ़ेंगे 19, भाग 19 आर्टिकल 361 से 367 तक। इसको बोलते क्या है, इसको देखिए इसको क्या बोलते हैं। जैसे हम लोग कोई जीएस वगैरह कुछ भी पढ़ते हैं तो उसमें विविध होता है, विविध छूटे हुए पार्ट, मतलब जो कुछ निचोड़ या छूटे हुए पार्ट क्या होते हैं, विविध होते हैं। ठीक है, ऐसे मान सकते हैं। तो विविध, मिसलेनियस बोलते हैं इनको, विविध प्रावधान, विविध प्रावधान। तो शुरू करते हैं भाई। चैनल पे जो लोग नए हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो भाई शुरू करते हैं आर्टिकल 361। आर्टिकल 361 में क्या है कि राष्ट्रपति व राज्यपाल को विशेष संरक्षण प्रदान करता है। ये विशेष संरक्षण, ठीक है। राष्ट्रपति हो चाहे राज्यपाल हो, इनको ये विशेष संरक्षण प्रदान करता है। ठीक है, कौन प्रदान करता है? आर्टिकल 361 क्या बताया गया है इसमें? इसके अंतर्गत 4 क्लास हैं। तो पहला क्लास ये कहता है, देखो लिखूंगा नहीं, आपको मैं समझा दूं क्योंकि समझने वाली बात है, आप चाहे तो नोट कर लें। देखो, राष्ट्रपति और राज्यपाल अपने पद की शक्ति का प्रयोग करते हुए, अपने कर्तव्य का पालन करते हुए कोई भी कार्य अगर करते हैं, ठीक है, कोई भी कार्य करते हैं और वो कार्य मान लिया गलत हो गया, तो इसके लिए जो है वो न्यायालय के प्रति राष्ट्रपति और राज्यपाल उत्तरदायी नहीं है। मतलब न्यायालय को जवाबदेही नहीं है। न्यायालय को जवाब देने के मतलब, अगर न्यायालय उनसे मतलब सवाल नहीं कर सकता कि आपने ऐसा क्यों किया। ठीक है, समझो, फिर से समझो। राष्ट्रपति हो चाहे राज्यपाल हो, अपनी उनके जो पद होता है, पद के हिसाब से बहुत सारी शक्तियाँ होती हैं। शक्तियाँ मतलब वो नहीं जादू, ठीक है, मंत्र फेंक दिया, वो वाली शक्तियाँ नहीं। मतलब पद की शक्तियाँ होती, पावर्स होती हैं और कुछ इनके ड्यूटीज़ होती है, कुछ कर्तव्य होते हैं। तो उसका पालन करते हुए अगर कोई कार्य अगर करते हैं तो ये न्यायालय के प्रति जो है जवाबदेही नहीं होगा, कि न्यायालय इनसे सवाल नहीं कर सकती। ये बताई गई ये बात। ठीक है, अब नंबर दो ये कहता है, जब देखो राष्ट्रपति और राज्यपाल पदावधि के दौरान इन पर जो है दांडिक कार्यवाही नहीं हो सकती। दांडिक कार्यवाही नहीं हो सकती है, समझो फिर से। राष्ट्रपति और राज्यपाल अगर अपने पद पर बने हुए हैं तो इनके लिए दांडिक मतलब जो मर्डर वगैरह नहीं होते हैं, दांडिक 2 प्रकार के होते हैं, दांडिक और दीवानी। दीवानी मतलब सिविल, दांडिक मतलब क्रिमिनल केस। तो क्रिमिनल केस के मामले में इन पर सुनवाई नहीं होगी और सुनवाई जारी भी नहीं रख सकते। मान लीजिए कोई राष्ट्रपति जो है बनने वाला है, उससे पहले उस पर कोई सुनवाई चल रही है किसी मामले पर, तो राष्ट्रपति अगर वो बन जाता है तो भैया वो सुनवाई वहीं रोक दी जाएगी। जब उसका पद खत्म हो जाएगा, उसकी पद की समाप्ति हो जाएगी, फिर से सुनवाई होगी। समझ रहे कि नहीं? यही राज्यपाल के लिए है। मतलब राज्यपाल और राष्ट्रपति इन पे दांडिक कार्यवाही न्यायालय, किसी भी न्यायालय में, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जिस राज्य से बिलोंग करते हैं वहां नहीं, पूरे भारत में किसी भी न्यायालय में इन पर कोई भी दांडिक कार्यवाही या सुनवाई वगैरह नहीं होगी। अगर चल रही थी तो उसको तुरंत ही समाप्त कर दिया जाएगा, समाप्त नहीं, रोक दिया जाएगा। जैसे ही पद की समाप्ति होगी फिर से वो स्टार्ट किया जाएगा। समझे कि नहीं? समझ रहे कि नहीं समझ रहे? मतलब जैसे कि समझ तो गए होंगे यार, लेकिन फिर से सुन लो। जैसे राज्यपाल है, राष्ट्रपति है, ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, ये घूम रहे थे इधर उधर, इन पर क्रिमिनल केस चल रहा था, सुनवाई वगैरह हो रही थी। फिर क्या हुआ कि किस्मत चमकी, इनको राज्यपाल बना दिया गया या इनको राष्ट्रपति बना दिया गया। ठीक है, तब वो जो सुनवाई चल रही थी ना, वो रोक दी जाएगी। जब तक उनका पद बना रहेगा तब तक उन पर सुनवाई नहीं हो सकती। जैसे ही पद खत्म हो जाएगा वैसे ही फिर से सुनवाई होने लगेगी। हालांकि ऐसा होता नहीं है, क्योंकि अगर मान लीजिए कोई क्रिमिनल केस चल रहा हो तो महाभियोग लगा के उसको हटाया जा सकता है। वो तो हटाएंगे यार, तो जरूरी बात है भाई, वरना मजाक बन जाएगा कि इतना बड़ा क्रिमिनल, मान लीजिए राज्यपाल के हाथों किसी का मर्डर हो जाए या राष्ट्रपति के हाथों किसी का मर्डर हो जाए, तब क्या इंतजार किया जाए? भैया महाभियोग करके हटाया जाएगा उनको कि भाई ये ऐसा, हालांकि अभी इतिहास में हुआ नहीं है ना ऐसा, कभी होगा तो देखा जाएगा। समझ रहे कि नहीं?
तो ये हो गया तीसरा क्लास। ये हो गया किसका? दूसरा क्लास। तीसरा क्लास क्या कहता है कि देखो न्यायालय जो होती है ना, न्यायालय इनकी गिरफ्तारी का आदेश नहीं दे सकती। मैंने बताया जब सुनवाई ही नहीं होगी तो आदेश कहां से हो जाएगा यार, ये क्लॉज में है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ठीक है। देखो जैसे राज्यपाल या राष्ट्रपति, इन पर सुनवाई फैसला आ गया, उसके बाद ये राष्ट्रपति बने। अब यहाँ पे आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर देखिए जब सुनवाई नहीं हो रही तो कैसे होगा, वो भी आपका सही है, लेकिन मान लो कि जैसे ये इन पे सुनवाई हो रही थी और सजा इनकी जो है मुकर्रर होने वाली है, वैसे ही राष्ट्रपति बन गए या राज्यपाल बन गए, तो भैया वो सजा नहीं होगी, वो आदेश नहीं दिया जाएगा, इनकी गिरफ्तारी का आदेश नहीं होगा जब तक वो अपने पद पर बने रहेंगे। तब तक उन पर जो है गिरफ्तारी का आदेश नहीं होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक चौथा क्लास ये है कि इन पर जो है सिविल सुनवाई हो सकती है, सिविल कार्यवाही हो सकती है, सिविल कार्यवाही हो सकती है, लेकिन इसके लिए शर्त है। सिविल मतलब जैसे कि मान लीजिए राज्यपाल थे या राष्ट्रपति थे, तो उनके द्वारा कोई चेक दिया गया तो वो बाउंस हो गया, या कुछ ऐसे अपराध हो गए जो सिविल मतलब क्या, धोखाधड़ी वाले मामले होते हैं सिविल वाले में ज़्यादातर, तो उसमें क्या होता है जमीन जायदाद वाला कोई मामला फंस गया, तो भैया इस सिविल मामले में इन पर जो है कार्यवाही की जा सकती है। लेकिन जो कार्यवाही करने से, मान लीजिए मैं कोई कार्यवाही करने जा रहा हूँ इन पर, राष्ट्रपति पर या राज्यपाल पर, तो मुझे इनको 2 महीने पहले लिखित में देना होगा कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से बिलोंग करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, सब कुछ मुझे बताना होगा। उसके बाद नोटिस देनी पड़ती है, तब जाके इन पर कार्यवाही की जाती है सिविल मामलों में, दंडिक मामले में कार्यवाही नहीं होती है, ठीक है। तो ये समझ में आपको आ गया होगा। एक बात और है कि नोट करके लिख लो, नोट यहाँ पर समझ लो क्या है कि देखो जो राष्ट्रपति और राज्यपाल हैं, इनके द्वारा जो कार्य जो मैंने आपको पहले क्लास में बताया है, इनके द्वारा जो कार्य किए जाते हैं, तो कार्य के लिए इनसे न्यायालय जवाब नहीं दे सकता, लेकिन जो कार्य हैं उनकी समीक्षा की जा सकती है न्यायालय के द्वारा। राष्ट्रपति और राज्यपाल के द्वारा जो भी कार्य किए गए, जो उन्होंने अपनी पद की शक्ति का प्रयोग करके या कर्तव्य का प्रयोग करके जो भी कार्य किया, उसकी न्यायिक समीक्षा तो हो सकती है, और न्यायिक समीक्षा में अगर पाया गया कि वो गलत है तो उसको वहीं पर रोक दिया जाएगा, मतलब उसको वहीं पर जो है अस्थायी तौर पर या निरस्त कर सकते हैं उस फैसले को। लेकिन राष्ट्रपति और राज्यपाल पर कोई मुकदमा वगैरह नहीं चलेगा इसके लिए, ना इस पर कोई जवाबदेही होगी, समझ रहे कि नहीं। तो ये चौथे क्लास में, मतलब ये नोट में लिख लो आप, नोट में क्या लिखना है कि राष्ट्रपति पर जो है उनके द्वारा किए गए कार्यों की समीक्षा, राज्यपाल या राष्ट्रपति उनके द्वारा किए गए कार्यों की समीक्षा हो सकती है, लेकिन इसके लिए उनकी गिरफ्तारी वगैरह या मुकदमा वगैरह नहीं चलेगा इन पर, ठीक है। समझ गए होंगे। रफ करता हूं मैं इसको, देखो अब देखो आर्टिकल 361 का ए जुड़ा है, और भी जुड़े हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट यही है कि ऐसे तो बहुत कुछ है, तो बहुत कुछ नहीं पढ़ना है। देखो आर्टिकल 361 ए जोड़ा गया, ये जोड़ा गया था 44वां संविधान संशोधन 1978 में, ठीक है। इसमें क्या जोड़ा गया था, इसमें देखो ये, हाँ लिख लो ये, इसमें क्या जोड़ा गया, देखो संसद व राज्य विधानमंडल की कार्यवाहियों का प्रकाशन का संरक्षण। देखो इसके अंतर्गत क्या है, प्रकाशन समझे, मतलब कि जब संसद में कोई कार्यवाही हो रही हो, कार्यवाही चल रही हो, या राज्य के विधानमंडल, कहीं देखो पूरे हर जगह विधानमंडल, अच्छा सुनो, विधानमंडल कहते हैं, ठीक है, समझ लो, विधानमंडल कहते हैं, भले ही उसको विधानसभा कहो, भले ही वहाँ पर विधानसभा हो। कुछ ही जगह विधानमंडल में 2 सदन है, बाकी ज़्यादातर क्या है कि 1 सदन है, वो है विधानसभा, ठीक है। तो यहाँ पर विधानमंडल ही कहता हूँ मैं बार बार। देखो तो विधानमंडल की जो कार्यवाही है और संसद की जो कार्यवाही है, इसका क्या हो सकता है, इसका आप प्रकाशन कर सकते हैं। इसमें कोई भी व्यक्ति जाके, मतलब कोई भी व्यक्ति जो है इसका प्रकाशन कर सकता है अपने समाचार पत्र के द्वारा, न्यूज़ चैनल्स के द्वारा, या कोई अन्य जो है स्रोत हैं, यानी मोबाइल वाले चल गए हैं या उसके द्वारा प्रकाशन कर सकता है। लेकिन इसका गलत प्रयोग नहीं किया जाएगा। अगर गलत प्रयोग करते हो तो इसका दंड भुगतना होगा। या फिर अगर मान लीजिए कोई गुप्त बैठक चल रही हो संसद में, कुछ ऐसी मीटिंग चल रही हो जो मतलब एक देश में ऐसा कुछ बातें ऐसी होती है जो देश में
सार्वजनिक नहीं की जाती हैं। अब आप उनको सार्वजनिक कर दो तो इसके लिए आप पर कार्रवाई हो जाएगी। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। पहले ये रूल नहीं था, पहले 1978 से पहले ये प्रकाशन का जो है रूल नहीं था। आप प्रकाशन कर सकते हो, मतलब समाचार वगैरह दे सकते हैं, ठीक है, कोई व्यक्ति भी। अब देखो अब आता है 362 तो खत्म हो गया, 362 अब नहीं है, ठीक है, निरसित हो गया। ये 61वां संविधान संशोधन के द्वारा इसको खत्म किया गया 1971, ठीक है। कुछ जो देसी राजा वगैरह थे उनको कुछ अलग से कुछ पावर वगैरह दी गई थी, वो खत्म कर दिया गया है। तो 363 देखो क्या है, 363 आर्टिकल 363 क्या कहता है कि देसी रियासतों को विशेष संरक्षण, देखो यहां पर समझ लो, ये मैंने लिख दिया है, ठीक है। अब मैं समझाऊंगा आपको क्या है। ब्रिटिश शासन के दौरान देसी रियासतें जो थीं उनको कुछ विशेष अलग से प्रावधान किए गए थे, उनके लिए अलग से प्रावधान कुछ किए गए थे। भाई वो मिल नहीं रहे थे, इतनी सारी देसी रियासतें थी, ऐसे कैसे मिल जाती। तो ये नियम बनाया गया 363 के तहत, ये बनाया गया कि जो देसी रियासतें हैं इनको कुछ अलग से संरक्षण प्रदान किया गया है, ठीक है। और देखिए इसमें यह भी बताया गया कि संविधान लागू होने के बाद जब भी कोई विवाद होगा संसद और देसी रियासतों के बीच संविधान को लेकर या कुछ भी, तो इसका निर्णय, इसका जो क्या बोलते हैं निपटारा कौन करेगा, वो संसद करेगी, ना कि न्यायालय करेंगे। समझ रहे हैं कि नहीं। मतलब इसमें कोई अगर ये जो समझौता हुआ था, अरे यार लिख दो विशेष संधि या समझौता लिखो, संरक्षण या समझौता लिखो, विशेष समझौता। तो ये जो समझौता हुआ था, इस समझौते के बीच अगर कभी विवाद होता है, इस समझौते के बीच अगर कभी विवाद हुआ तो इसकी सुनवाई या इसका निपटारा कौन करेगा, संसद करेगी, ना कि न्यायालय करेगा। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। देखो आता है अब 363 ए, ये भाई जोड़ा गया था कब, 61वां संविधान संशोधन 1971 में जोड़ा गया था। इसमें क्या बताया गया, इसमें जो समझौते हैं ना इनको समाप्त कर दिया गया, ये समझौते ही समाप्त कर दिए गए, समझौते समाप्त। समझौते बहुत समय हो गया था भाई, 1971 हो गया था, कहाँ 1948 की बात है, ठीक है, 49-50 की बात है। तो यहाँ पर बहुत समय हो गया था, अब वो पावर या वो कुछ रह नहीं गया था, तो ये समाप्त कर दिया गया। वो क्या सोचा होंगे कि अब ये जो सिस्टम है इसको खत्म करो, ये समस्या खत्म करो। तो ये संविधान संशोधन हुआ 61वां संविधान संशोधन 1971 में, इसमें 363 ए जोड़ा गया और समझौते को समाप्त कर दिया गया। आर्टिकल 364 देखो क्या कहा गया है। आर्टिकल 364 ये कहता है जो मेजर पोर्ट्स है ना, मेजर पोर्ट्स और एयरड्रोम के बारे में है। ये देखो क्या है, भारत के जो विमान क्षेत्र हैं, ठीक है, और जो महापत्तन हैं, उनके बारे में जो निर्णय लेने की शक्ति वो राष्ट्रपति को दी गई है, राष्ट्रपति को। और राष्ट्रपति के आदेश पर ही संसद और जो विधानमंडल है वो ये तय करेगी कि भैया इस पे जो कानून है वो कब तक रहेगा और कैसे रहेगा, कब तक रहेगा और किस प्रकार रहेगा। तो ये जो मेजर पोर्ट्स हैं, मतलब मेजर पोर्ट्स महापत्तन वगैरह हुए, एयरड्रोम्स जहाँ पर विमान वगैरह आते हैं, छोड़े जाते हैं, उतरते हैं, उसके बारे में। तो इन पे जो कानून वगैरह बनाने की शक्ति वो राष्ट्रपति के पास है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब देखो एक आर्टिकल हम लोग फिर पढ़ेंगे जो हम लोगों ने कल पढ़ा था, इसको रफ करूँ मैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखो एक बार उसको भी देखेंगे 365 को। अब 365 देखो वही बताता है, ये सारी चीज़ें हैं जो स्पेशल पावर के लिए हैं। 365 क्या कहता है, 365 ये कहता है कि केंद्र को वो क्या मतलब है, हाँ, केंद्र के हिसाब से अगर राज्य नहीं चल रहा है तो राष्ट्रपति को ये अधिकार मतलब देता है 365 की वो राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू करे, ठीक है। और होता किसके अनुसार है, 356 के अनुसार होता है। तो देखो 365 मैंने कल भी पढ़ाया था आपको, कल पढ़ाया था या सैटरडे को पढ़ाया था, कल तो गैप था। देखो 365 क्या हुआ कि ये मैं बोल दे रहा हूँ, केंद्र को
केंद्र के हिसाब से अगर राज्य का शासन नहीं चल रहा है तो ये राष्ट्रपति के पास पावर आ जाती है कि वो अपने विवेक से, मतलब अपने विवेक से समझते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति जो है विवेक से वो क्या करेंगे, राष्ट्रपति शासन लगा देंगे। ये 365 में बताया गया। लेकिन 356 में राष्ट्रपति शासन के बारे में बात करता है। जब कोई रिपोर्ट देगा इनको तो वो 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगेगा, और 365 ये कहता है कि राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। अगर केंद्र के हिसाब से राज्य का शासन नहीं चल रहा है तो संवैधानिक तौर पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, ठीक है। अब देखो 366 में क्या बताया गया है, परिभाषाएं वगैरह बताई गई हैं, परिभाषाएं बताई गई हैं। 367 में क्या बताया गया है, निर्वचन, ठीक है, संविधान की व्याख्या के बारे में बताता है ये। और 366 क्या है कि जो इतनी अनुसूची है, भाग हैं, इनकी परिभाषाओं के बारे में बात करता है, ठीक है। तो ये आपका पूरा होता है भाग 19। अब देखते हैं हम लोग भाग 20 देखते हैं, संविधान संशोधन। भाग 20 पढ़ेंगे हम लोग। अब भाग 20 पढ़ेंगे। ये खाली आर्टिकल 1 है 368, क्या है, संविधान संशोधन। संविधान संशोधन, देखो संविधान संशोधन से क्वेश्चन खाली यही बनता है कि संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में है, तो 368 लगा देना है बस, है ना। तो संविधान संशोधन करने का अधिकार किसको है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप क्या लगाएंगे, तो संविधान संशोधन करने का अधिकार संसद को है, ठीक है। तो देखिए संविधान संशोधन करने का अधिकार संसद को है, ठीक है, संसद को है। लेकिन जो न्यायालय है वो इस संविधान संशोधन की समीक्षा कर सकता है कि वो सही है कि गलत है। ये पहले नहीं था। जब केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का जब केस आया था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि भाई देखिए आप संविधान संशोधन करिए, ठीक है, नहीं मतलब है, लेकिन मूल ढांचे में खिलवाड़ नहीं होना चाहिए कि आप मूल ढांचा ही उड़ा दो इसका। तो इसकी जांच करने के लिए न्यायिक समीक्षा हो सकती है। फिर ये सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि ये संविधान संशोधन होगा कि नहीं होगा। संसद जो है संविधान संशोधन कर देगी, लेकिन इसकी न्यायिक समीक्षा करने का अधिकार है। ये मतलब एक अधीन माना जाता है, संविधान संशोधन न्यायालय के अधीन होता है, ठीक है। क्योंकि अंतिम निर्णय अगर चाहे तो सुप्रीम कोर्ट या जो है हाई कोर्ट भी होता है, वो ले सकता है। समझ रहे कि नहीं, क्योंकि पहले नहीं था। ये कब हुआ था, ये 1971-72 की बात है, जब केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का केस आया था। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भैया हम लोग आपके द्वारा जो संविधान संशोधन किए जाएंगे उसकी न्यायिक समीक्षा हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। अगर मूल ढांचे में कोई गड़बड़ी पाई गई तो वो संविधान संशोधन को माना नहीं जाएगा, वो खत्म कर दिया जाएगा, वो लागू नहीं होगा, ठीक है। समझ रहे हैं ना इस बात को। संविधान संशोधन के प्रकार कितने होते हैं, ये देखो, संविधान संशोधन के प्रकार, संशोधन के प्रकार, ठीक है। देखो एक तो होता है साधारण बहुमत द्वारा, एक होता है विशेष बहुमत द्वारा, और एक होता है विशेष बहुमत और राज्यों के समर्थन द्वारा, विशेष बहुमत और राज्यों के समर्थन द्वारा। ठीक है, देखो साधारण बहुमत में जो संविधान संशोधन होते हैं वो 368 के अंतर्गत आते ही नहीं हैं। समझ रहे कि नहीं, मतलब कुछ संविधान संशोधन ऐसे होते हैं साधारण बहुमत से ही पास हो जाते हैं, ठीक है। उसमें कुछ ज़्यादा कुछ खुरपेच नहीं करना होता है। जैसे मान लीजिए कि किसी भारत के बाहर देश की सीमा बढ़ानी है, ठीक है, या किसी को शामिल करना है, तो ये साधारण विधेयक, ये साधारण जो है संविधान संशोधन के अंतर्गत आते हैं। समझ रहे हैं। और जैसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाना या हाईकोर्ट के न्यायालयों की संख्या बढ़ाना घटाना,
ये सब किस में आता है? ये सब साधारण विधेयक में आता है। इसमें 368 का काम नहीं होता है। 368 का काम क्या होता है? विशेष तौर पर ये वाला और ये वाला, इसमें 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन किए जाते हैं। संविधान संशोधन ये भी तो हुआ ना कि जैसे मान लीजिए किसी राज्य की न्यायालय की संख्या बढ़ाना है या उच्चतम न्यायालय की संख्या न्यायाधीशों की बढ़ाना है, घटाना है, तो ये है तो संविधान संशोधन ही। तो संविधान संशोधन के प्रकार 3 हैं, लेकिन अगर देखा जाए मुख्य रूप से तो ये 2 जो है ये 368 के अंतर्गत आते हैं। 2 ये वाले 368 के अंतर्गत आते हैं। तो देखो इसमें क्या होता है, विशेष बहुमत से क्या होता है कि लोकसभा और राज्यसभा की विधानसभा द्वारा 2/3 बहुमत से पास होना जरूरी होता है। कोई भी विधेयक आया, अधिनियम नहीं बना तो लोकसभा और राज्यसभा द्वारा 2/3 बहुमत से इसको पास होना जरूरी होता है। विशेष बहुमत द्वारा क्या होता है, इसमें अच्छा क्या क्या आता है, इसमें मौलिक अधिकार से संबंधित कोई विषय हो गया या नीति निर्देशक तत्व से संबंधित कोई विषय हो गया। अब मौलिक अधिकार का मतलब मूल ढांचे में नहीं घुस जाएंगे कि मूल ढांचे को ही उड़ा दिया, ऐसा नहीं। उसके अंतर्गत कुछ चीजें जो हैं जो मतलब विवादित होती हैं, उन पे कोई संशोधन अगर हो रहा है तो वो विशेष बहुमत द्वारा होगा। ठीक है, इसमें आते हैं। इसमें देखो क्या है कि राज्य विशेष बहुमत और राज्य के समर्थन द्वारा, इसमें क्या होता है कि जैसे बहुत सारी जैसे जीएसटी वगैरह है, ठीक है, ऐसे बहुत सारे विधेयक होते हैं जिन पे 2/3 बहुमत से संसद द्वारा तो पास होगा ही होगा। 2/3 बहुमत से संसद मतलब लोकसभा राज्यसभा। उसके बाद जो पूरे देश में राज्य है उनका 50% प्लस 1 संख्या में राज्य, ठीक है, मतलब 50% से ज्यादा राज्य का समर्थन मिलना चाहिए। वहां पर भी 2/3 बहुमत से पास होना जरूरी है। फिर से सुनो, इसमें क्या होता है कि जैसे कोई जीएसटी वगैरह था, ठीक है, तो उसमें क्या जीएसटी हो गया, जैसे मान लीजिए किसी राज्य की जो है राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति उसको बढ़ाना है, घटाना है, तो संसद में तो इसके लिए विधेयक लाया जाएगा। वहां पर 2/3 बहुमत से विशेष बहुमत से पास किया जाएगा। फिर क्या होगा कि उस राज्य से भी होगा, और ऐसे बहुत सारे राज्य हैं, मतलब उनकी संख्या बढ़ानी है, कार्यपालिका की शक्ति बढ़ानी है, तो 50% से ज्यादा राज्य होने चाहिए जिसको समर्थन मिलना चाहिए, तब जाके। जैसे आप जीएसटी समझो, जीएसटी में क्या होता है कि राज्यों से भी 50% से ज्यादा राज्य जो थे उन्होंने सहमति जताई थी, तब जाके जीएसटी लागू हुआ था। तो ऐसे समझो, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के बारे में जो कार्यपालिका की शक्ति वगैरह बढ़ाना घटाना है, ठीक है, शक्ति बढ़ाना मतलब न्यायाधीश को कम करना ज्यादा करना वो अलग बात है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की शक्तियां बढ़ाना घटाना ये सब इनकी यहाँ पर ये वाला होगा। अब मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट की आप कार्य की शक्तियों को घटा रहे हो, तो ये क्या छोटी बात है? तो इसमें क्या होगा कि जो 15 राज्य है, मानो 15 राज्य कम से कम इसमें सहमति देंगे विशेष बहुमत में। राज्यसभा और लोकसभा तो देगी ही, साथ में 15 राज्य अगर सहमति नहीं जताते हैं तो वो विधेयक जो होता है ना वो अधिनियम नहीं बन पाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसको चाहो तो। देखो संविधान संशोधन जो होता है ना वो संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। और हाँ, एक बात इंपॉर्टेंट रहेगा यार कि संविधान संशोधन के मामले में संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जाती है, ये ध्यान रखिएगा। संयुक्त बैठक संविधान संशोधन के मामले में नहीं बुलाई जाती है। वो इसकी वजह यह है कि भैया लोकसभा की संख्या तो बहुत होती है, राज्यसभा की संख्या कम होती है, वो तो आधी ही होती है। तो अगर मान लीजिए 10 वोट अगर राज्यसभा के देंगे और बाकी नहीं देंगे तो लोकसभा में सबके सब वोट डाल देंगे, है ना, तो वो फिर से मामला उनके पक्ष में हो जाएगा। तो संविधान संशोधन एक बहुत बड़ी प्रक्रिया मानी जाती है, तो उसके लिए संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जाती है। और एक बात है, राष्ट्रपति जो होते हैं इस संविधान संशोधन के मामले में वीटो पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, ये सहमति देने के लिए बाध्य होते हैं। ये एक 24वां संविधान संशोधन आया था 1971 में, उसके तहत बताई गई थी कि जो राष्ट्रपति हैं वो संविधान संशोधन के मामले में अपनी सहमति देने के लिए बाध्य रहेंगे। ये 24वां संविधान संशोधन 1971 में बताया गया था। 1971 याद आ गया यार, ये जो कहाँ गया, हाँ, जो केशवानंद भारती वाला मामला था वो 1973 का था, ठीक है, 1973 का था। तो ये आपका पूरा होता है भाग 19 और भाग 20। इसमें आप कुछ नहीं बचा, इससे बाहर क्वेश्चन आपसे कभी नहीं बनेगा। आप चाहे तो मेंस में भी ये सब चीज़ें लिख सकते हैं। हालांकि मैंने बोला बहुत है तो आप लोगों ने नोट भी किया होगा, ठीक है। तो कोई डाउट अगर किसी चीज़ को लेके हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, कमेंट कर दीजिएगा, मैं रिप्लाई कर दूंगा, नहीं तो उसको अगली क्लास में डिस्कस कर लिया जाएगा। चैनल पे जो लोग नए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन होता है जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे, और वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में।